ज्वाइन कर लेना अभी, ठीक है। हाँ, तो मैंने बोला था 1800 स्टूडेंट हम लोगों ने 15,000 स्टूडेंट में से सेलेक्ट किए, तो इनमें आप टॉप 10% में तो ऑलरेडी आ चुके हो। तो अभी आपको कमिंग ईयर में क्या करना है हमारे साथ कि पूरी मन लगा के मेहनत करनी है, सारे क्वेश्चंस जो दिए जाए वो सोल्व करने हैं और क्लास में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करना है। तो इससे आपका क्या होगा, जो अभी जो टॉप 10% में हो ना, तो आपका फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट हो जाओगे नीट में, है। नीट में अगर सेलेक्ट हो गए तो आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओगे, जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। तो एमबीबीएस होगा किसी का डॉक्टरी में और भी होगा, बीडीएस होगा, कुछ लोग पैरामेडिक के लिए प्रिपेयर करेंगे, है ना। तो ये सब आपके ड्रीम्स फुलफिल हो पाएंगे। मैं यही बोल रहा था कल, टॉप 10% वाली बात, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया था। फिर मैंने अपना इंट्रो दिया था आप सबको कि मेरा नाम क्या है, आप में से याद है किसी को, बताइए। यस सर, नवीन सर। हाँ, मेरा नाम नवीन कुमार है बेटा, ठीक है। तो ओके, और कल मेरे को ठंड लगी थी, आज और ज्यादा लग रही है। आज मैं गोली लेके पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्लास मिस नहीं करनी थी आपकी, ठीक है। तो टेम्परेचर ये है मेरा, मेरे फादर टीचर हैं और फार्मर भी हैं साथ साथ में। तो ये मेरे फादर हैं। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 4 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, आईआईटी गुवाहाटी से मैंने पढ़ाई करी है। और एल&टी कंपनी किसी ने नाम सुना हो, उसमें काम किया है। टीसीएस में थोड़े दिन काम किया था, 2 महीने। और मैक्सिमम मेरा टाइम जो इन 4 साल में था वो बायजूस के साथ है। बायजूस का नाम सुना है आप सबने, यस सर। है ना। तो बायजूस में क्या यस करता सर। था मैं, 11th प्लस 12th के लोगों को, बच्चों को कोचिंग कराता था, ठीक है। तो मेरा मैक्सिमम काम यही था। और अभी मैं अवंती के साथ जुड़ा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो हम लोग मन लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको विश्वास तो हो गया होगा कि सर आईआईटी से भी पढ़े हुए हैं तो पढ़ा तो देंगे ही, बायजूस में भी पढ़ा है तो भी पढ़ाई देंगे, ठीक है। बाकी हम लोग, है ना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग मेरे साथ बैठ के पढ़ोगे। इसमें डिफरेंस पता है ना आपको क्या है, तो बताएगा क्या फर्क है कि पढ़ाऊंगा और आप लोग मेरे साथ बैठ के पढ़ोगे, इसमें क्या फर्क है। नहीं बताएगा, मैं बता देता हूँ, चलो आगे क्लास में इन्वॉल्व करूंगा। इसमें डिफरेंस ये है कि एक तो मैं पढ़ाता रहूँ आपको, है ना, और दूसरा ये रहे कि मैं आपको असिस्ट करता रहूँ और आप मेरे साथ बैठ के पढ़ते रहो, यानी कि आपका पार्टिसिपेशन जो है वो मैक्सिमम मुझे चाहिए क्लास में। तो ये होगा कि आप मेरे साथ बैठ के पढ़ते रहो, का मतलब है कि आप लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट करते रहो। क्वेश्चंस पूछे जाए तो गलत या सही वो कोई मैटर नहीं करता, बट आप लोग आंसर दो। नंबर तो अगर आपसे कोई चीज पूछी जाए तो आप बेझिझक, लाइक मस्त होके एकदम आंसर दो, कोई जजमेंट नहीं हो रहा है या कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस आपका फोकस होना चाहिए लर्निंग पे, जो मैं बोल रहा हूँ सुनने पे, और क्लास के बाद जो आपको असाइनमेंट दी जाए वो करने पे। ये है कि आप मेरे साथ बैठ के पढ़ो, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों का इंट्रोडक्शन लिया था, जो आपने चैट बॉक्स में मुझे बताया था कि सर मैं चंबा से हूँ, मैं कागड़ा से हूँ, मैं ऊना से हूँ, वो सब ठीक है। हॉबी भी कुछ लोगों ने अनम्यूट करके बताई थी मुझे, लाइक्स डिसलाइक, फ्यूचर गोल्स भी बताए थे। किसी को एमबीबीएस करना है, किसी को एनडीए भी कोई बता रहा था, कोई पैरामेडिक बता रहा था, है ना। किसी एक बच्चे को आईएएस भी बनना था। तो ये सब चीजें है आपने मेरे को बताई थी। इसके बाद ये नहीं बताया, बट ये हम बाद में पूछेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रिपरेशन हम क्यों करें, वो एक चीजें बताई थी कि प्रेस्टिजियस और यूनिक एग्जाम है। नीट जो एग्जाम है उसके साथ जो प्रेस्टीज जुड़ी है, जो सामाजिक इज्जत, जो आपको एक रेपुटेशन मिलने वाली है, ये देखा जाएगा कि यार ये बच्चे पढ़ने वाले हैं। अगर आपका सिलेक्शन यहाँ होता है तो आपका फ्यूचर तो सिक्योर है ही, है ना। सिक्योर फ्यूचर की तो गारंटी है ही ये। साथ साथ में आप डॉक्टर बन पाओगे, है ना। डॉक्टर बनोगे तो सोसाइटी की हेल्प भी कर पाओगे। तो ये तो इसके साथ जुड़ा ही है। तो इसके साथ जो प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का मतलब होता है बेटा इज्जत, रेपुटेशन, वाहवाही बोल सकते हो। जो इसके साथ एग्जाम के साथ जुड़ी है वो इसका एक प्लस पॉइंट है, जो आप तैयारी करोगे, है ना। दूसरा था कि ब्रॉडन्स द होराइजन ऑफ द थिंकिंग लेवल। जो आप आज सोचते हो, है ना, कुछ आपका सोचने समझने का तरीका है, उसमें बहुत सुधार आएगा जब आप तैयारी करोगे, कहीं अच्छे कॉलेज में जाओगे, तैयारी के दौरान भी, और तैयारी करके जब सिलेक्शन पाओगे उसके बाद किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ोगे, उस सब के दौरान भी जो आपके सोचने समझने और कार्य करने का तरीका है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। वो भी इसका एक बेनिफिट है हमारी प्रिपरेशन का। दूसरा, नॉलेज बढ़ेगी, है ना, एटीट्यूड इंप्रूव होगा, ये सब चीजें इसका फायदा है। और जो यहाँ से आप सीखोगे ना वो लाइफ लॉन्ग इंप्रेशन आपकी पूरी जिंदगी आपको काम आएगा, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप करने में।
आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आप अपने अच्छे बुरे का एक बेहतर तर्क कर पाओगे, है ना। और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर बेटा अभी होगा, बच्चों ने रिपीट के लिए बोल दिया था तो मैं एक बार फटाफट बता रहा हूँ, अदरवाइज हमें फिजिक्स ही पढ़ना था, ठीक है। और यू विल बी सपोज बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द सोसाइटी, ये सब हमने बातें करी थी, ठीक है। फिर आपके एक्सपेक्टेशंस लिए थे मैंने, ये सब हो गया था। क्लास रूल में कुछ बताया नहीं था, तो आज हमारी क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है बेटा, अब सीधा ही आगे हम लोग। तो ये फर्स्ट चैप्टर मान सकते हैं हम इसको, ये है फिजिकल वर्ल्ड नाम है इसका, फिजिकल वर्ल्ड। इसी के अंदर आपका बाद में मैं एरर्स पढ़ाऊंगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाऊंगा, है ना। और इसके बाद मेजरिंग इक्विपमेंट्स पढ़ाऊंगा, मेजरिंग इक्विपमेंट्स। इसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस। अगर आपको ये टर्म्स, आपने ऑलरेडी सिलेबस तो आपका मैक्सिमम कवर हो चुका है स्कूल में, तो आपको टर्म्स भी नई नहीं लग रही होगी। Yes. ये सब, है ना, ये सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं थोड़ा जंप करके आ गया, कुछ कुछ स्टूडेंट को लग रहा था कि सर बस यही बातें करते रहेंगे तो कब होगा फर्स्ट चैप्टर, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग है ना हैंड रेज करते रहिए, मैं रैंडमली आपको नाम बोलता रहूंगा और आप मेरे को एक एक पॉइंट पे हेल्प करते रहिए। तो इसमें दो टर्म है बेटा, ओरिजिन और एक साइंस। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, कोई मेरे को हेल्प करेगा, हैंड रेज कर लीजिए जो भी पार्टिसिपेशन के लिए इंटरेस्टेड है। जहाँ से सर उसका जन्म होता है। हाँ, तनीषा ने बोला सोर्स, है ना, ओरिजिन का मतलब सोर्स भी हो सकता है। और कोई बताएगा? हैंड रेज नहीं कर रहे आप लोग। तो सोर्स ही होगा। हाँ, यशी का उत्पत्ति, हाँ ठीक है, उत्पत्ति लिख दिया आपने, आपने उत्पत्ति लिखना था, कोई बात नहीं, है ना, उत्पत्ति यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो देखो अभी मैं बता देता हूँ ओरिजिन का, तो मैं बताता हूँ। एक ये भी होता है ना ओरिजिन, 0 0 पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, है ना। तो ये क्या होता है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी ओरिजिन का मतलब सोर्स, स्टार्टिंग पॉइंट या उत्पत्ति का बिंदु, ये बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा बेटा एक चीज ये मैं बता देता हूँ, इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है। जो भी नोट्स बनाने की अगर कुछ इक्वेशन लिखने की जरूरत होगी तो मैं आपको स्पेशली बता दूंगा कि भाई ये इक्वेशन लिख लो, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, ठीक है। तो अभी बस आपको सुनना है इसको, जो मैं लिख रहा हूँ बस इसको देखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे आप में से कि धड़ाधड़ लेके पेन कॉपी लग रहे होंगे कि नोट डाउन कर लो लिखना, वो कहीं काम नहीं आएगा। आप जो यहाँ सुनोगे और क्लास में एक बार पार्टिसिपेट करो, क्वेश्चंस के चाहे गलत या सही, बट आंसर देने की कोशिश करो, वो सब आप करोगे तो उससे आपको ना जितना याद यहाँ रखने की जरूरत है उतना आपको ऑलरेडी याद रह जाएगा, बस उतने भर से वो वही आगे काम आएगा। और बार बार इन टर्म्स का मैं यूज करता रहूंगा, तो ऐसा भी नहीं है कि आप भूल जाओगे, जो आज मैंने पढ़ाया वो भूल जाओगे, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो ओरिजिन का आप लोगों ने मुझे बताया कि सोर्स बोल सकते हैं या पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग बोल सकते हैं, ठीक है। साइंस का मतलब क्या होगा? विज्ञान। विज्ञान, ठीक है। और बताइए, मुझे लग रहा है सबको नींद आ रही है, सर छोड़ दो, 11 बजे सो जाएंगे, 10 बज गया ना, ये क्या 60 स्टूडेंट में पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है बेटा। ओके, क्रिएटिविटी, साइंस को क्रिएटिविटी हाँ जोड़ सकते हैं। अभी हम आपको सारे टर्म्स बताएंगे, नॉलेज ऑफ एनीथिंग, ग्रेट ग्रेट, हाँ ऋषि। साइंस का मतलब है टू नो, ये कामिनी ने बहुत अच्छा बताया है इन्होंने कि साइंस का मतलब है टू नो, ठीक है। नेचुरल लॉ, ग्रेट ग्रेट। विज्ञान ऑफ नॉलेज, विज्ञान और नॉलेज, नॉइंग। हाँ, अब आप सभी एकदम सही टर्म्स यूज कर रहे हैं, तो अब देखो हम इन सब टर्म्स का यूज करके आपको बताते हैं कि जो जो आपने टर्म्स यहाँ मेरे को बताई है चैट बॉक्स में। तनीषा बोलती है साइंस मीन्स विशेष ज्ञान, ग्रेट। पलक पलक कुमारी, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन एंड डिस्कशन, ये थोड़ा अलग हो गया। नॉलेज, साइंस इज अबाउट फैक्ट्स, ओके फैक्ट्स भी होगा साइंस में। स्टडी ऑफ नॉलेज, साइंस मीन्स टेक्नोलॉजी, ग्रेट। चलो ठीक है बेटा, अब माइक पे भी आ जाएगा ये, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपकी झिझक खुलेगी, शर्म खुलेगी, तो हम लोग अच्छे से सीख पाएंगे यस आने सर। वाली क्लासेस में, ठीक है ना। चैट बॉक्स में तो बहुत सारे लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बट लोग माइक ऑन करने से अभी थोड़ा उतना डर लग रहा है ना। तो गलत सही का कोई दिक्कत नहीं है, आप गलत सर जवाब मेरे दोगे तो को मैं ही उसको सही लग कर रहा है। दूंगा। क्या लग रहा है बेटा तन्वी?
सर मैंने कहा मेरे को नहीं आ रही है शर्म माइक ऑन करने में। नहीं नहीं, वो आपको तो नहीं आ रही, बहुत सारे लोगों को आ रही है ना। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। अभी हैंड रेज कर लीजिए जो जो बच्चे कोई भी आंसर देने के लिए इच्छुक है ना, तो हैंड रेज करके रखिए, मैं आपका नाम बोल दूंगा रैंडमली, आप हैंड रेज कर लीजिए। फिर मेरे को कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं रैंडमली नाम लेके पूछूंगा। गलत बोलने का कोई पेनल्टी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप बोलोगे वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना, क्योंकि मैं नोट्स तो बनवा नहीं रहा, आप बोलोगे आपको याद रहेगा कि सर हाँ सर ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, तो वो मोर इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग आ गए, और भी सबको मैं तो बोलूंगा सब हैंड रेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस इज स्टडी ऑफ, बोला बोल क्या मैं इधर पढ़ने का। ओके, नेचुरल लॉज, ग्रेट। हाँ जी, ठीक है। अभी देखो हमने पढ़ा ओरिजिन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और साइंस का मतलब अभी हम जानेंगे साइंस का मतलब क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा साइंस का मतलब क्या है। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ साइंस, अगर हमें साइंस का स्टार्टिंग पॉइंट पता करना है तो हम इन तीन टर्म्स का यूज करेंगे। देखो, एक तो लॉजिक हो गया, एक रीजनिंग हो गया, और एक एक्सपेरिमेंटेशन हो गया। अब मैं नाम लेके पूछूंगा, उसके बाद लिखता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, या यशिका बेटा बताओ लॉजिक का मतलब क्या है। हाथ नीचे कर लिए क्या लोगों ने, बोल बच्चों ने हाथ सर नीचे क्या कर बोला? लिए। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। लॉजिक का मतलब तर्क। क्या होगा आपके हिसाब से? तर्क। सर। ओके, हाँ तर्क। सर क्या बोला? तर्क, तर्क को हम बोलेंगे लॉजिक। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम, जब हमें यस और नो, यानी कि मोस्टली यस और नो के बीच में डिसाइड करना है, तो हम तर्क और वितर्क का इस्तेमाल करेंगे। वितर्क और तर्क आपने शायद सुना हो, नहीं तो ठीक है। लॉजिक यानी कि हमारी इंटेलिजेंस, इसको बोल सकते हैं। थोड़ा, अरे यार स्पेलिंग की गलती आ गई। ठीक है, इंटेलिजेंस हम बोल सकते हैं इसको, यानी। और दूसरा होगा रीजनिंग। अब कोई रीजनिंग मेरे को बताएगा? पलक आप बताओ बेटा। वि- सर मैं बताऊं? हाँ तन्वी आप बताओ, रीजनिंग का मतलब क्या होगा? विचार। क्या विचार? हाँ विचार, विचार को हम बोलेंगे रीजनिंग। थोड़ा सही है। और एक इन्होंने चैट बॉक्स में भी आंसर दिया है, एक बच्चे ने, तनीषा ने दिया है कि थिंकिंग अबाउट थिंग्स, यानी कि रीजनिंग को हम थिंकिंग भी बोल सकते हैं, है ना, कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं, तो वही एक चीज आई रीजनिंग। और एक्सपेरिमेंटेशन बताइए, थोड़ा इजी है, बताइए। अर्पिका बोल रही है मेकिंग जजमेंट। हाँ, रीजनिंग के विचार करने के बाद हम जजमेंट मेक करेंगे, बट जजमेंट को विचार नहीं बोलेंगे। कोई चीज हम सोच रहे हैं उसके बाद हम जजमेंट कर सकते हैं। ओके, अब बताइए, माइक ऑन कीजिए और बताइए। दिया आप बताइए, एक्सपेरिमेंटेशन क्या होगा बेटा? सर दीक्षा आप प्रयोग। बता दीजिए। हाँ प्रयोग, प्रयोग ठीक है। तो ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जांपल लूंगा, उसको और भी कोई ऐड करना चाहेगा क्या? दीक्षा आप ऐड कीजिए कुछ। प्रैक्टिकल करना, हाँ एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रैक्टिकल करना, बिल्कुल सही है। कि मैंने कुछ सोचा और उसको करके देख लिया, है ना। मैंने सोचा कि ये एक पेन है, मैं इसको गिराऊंगा, तो ये मैंने सोचा। अगर मैंने इसको गिरा के देख लिया तो इसका मतलब क्या अनुभव। हुआ कि मैंने प्रैक्टिकल करके देख लिया, नहीं। तो अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि एक सेब था, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इस ये गिर रहा था नीचे, ये किसने देखा? सेब वाला एग्जाम्पल कहाँ पे यूज होता है? आइंस्टाइन। न्यूटन। न्यूटन। ग्रेविटेशन में, है ना। हाँ न्यूटन में बेटा, आइंस्टाइन नहीं, न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने क्या देखा कि एक सेब जो है वो नीचे गिर रहा था, ठीक। तो उन्होंने ये अपने लॉजिक के हिसाब से ये देखा कि यार गिर तो रहा है ये। फिर उसके बाद विचार किया, क्या विचार किया कि नीचे ही क्यों गिर रहा है ना। तो कोई तो ऐसी चीज होगी कि नीचे गिर रहा है, इन सब का उन्होंने सोचा कि यार कुछ तो होगा। अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं, कई बार इसको बोलते हैं विचार करना या थिंकिंग करना। ये किया सेकंड स्टेप।
फिर थर्ड स्टेप ये किया होगा कि उसको बार बार गिरा के देखा होगा। नहीं लगता आपको ये चीज? यस सर। है बेटा? तो पहला तो था उन्होंने देखा और उसको अपने लॉजिक के इंटेलिजेंस में देखा कि यार गिर रहा है, फिर रीजनिंग की कि नीचे क्यों गिर रहा है, फिर उसके बाद उसको गिरा के भी देखा होगा, और फाइनली फिर अपनी जो इक्वेशंस है ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़े होंगे, अब तो पढ़ भी लिए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर 3 इक्वेशन हम यूज करते हैं ना, यस सर। यस है सर। ना? उन इक्वेशंस को कैसे आया होगा? वो इक्वेशंस आई होंगी एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद, बार बार एक्सपेरिमेंट किया होगा, एप्पल को गिरा गिरा के, जरूरी नहीं एप्पल, बहुत सारी चीजों को गिरा गिरा के देखा होगा, फिर उसमें से कुछ रिजल्ट्स आए होंगे, उनके हिसाब से ये इक्वेशन आई। तो ये 3 स्टेप हमें याद रखने हैं, लॉजिक, रीजनिंग और एक्सपेरिमेंटेशन, है ना? तो अब यही चीजों को मैं बाद में एक और स्लाइड के बाद दोबारा से समझाऊंगा, ये 3 टर्म्स, और फिर आपको बताऊंगा कि इक्वेशन का डेरिवेशन क्यों होता है। देखो, अब मेरे लिए कोई ये स्टेटमेंट पढ़ेगा? दीक्षा Yes, बेटा आप पढ़ sir. दो। The word science originates from the Latin verb scientia, meaning to know. ठीक है, देखो अब किसी बच्चे ने बोला था कि साइंस का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया था कि साइंस का मतलब होता है कि टू नो, यानी हमारी जानने की इच्छा, है ना, हमारी क्यूरियोसिटी, Yes, sir. क्यूरियोसिटी, है ना, हमारी जानने की इच्छा को हम साइंस बोल सकते हैं। साइंस ओरिजिनेट फ्रॉम साइंटिया, और उसका मतलब है टू नो। ठीक, अब साइंस के अलग अलग वो हो सकते हैं ब्रांचेस, ये फिजिक्स के लिए अगर बोले तो फिजिक्स के अंदर ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, बल्ब जल रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अब इनके भी नेक्स्ट 2 भी बता दो आप लोग। Chemistry and biology. बायोलॉजिकल साइंसेज, है ना? तो ये सब मिला के तो साइंस हो गए। अब हम देखो, किसी को लग रहा होगा सर ये बोरिंग क्यों करा रहे हो आप, ओरिजिन ऑफ साइंस के बारे में बात कर रहे हैं कि साइंस में जो हम इक्वेशंस फिजिक्स में यूज करेंगे उनका बेसिक कहाँ से आया है। बेसिक हमारा इन 3 चीजों से आया कि हमने पहले ऑब्जर्व किया किसी चीज को, फिर उसके बारे में सोचा, और फिर उसके बारे में एक्सपेरिमेंटेशन किया। कहीं भी कोई भी हमारा प्रोसेस होगा, साइंस की उत्पत्ति, यानी हमारा यही है ना ओरिजिन ऑफ साइंस, विज्ञान की उत्पत्ति। विज्ञान, साइंस, उत्पत्ति, ओरिजिन। विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई? लॉजिक, रीजनिंग और एक्सपेरिमेंटेशन के दम पर, इन तीनों के दम पे हुई। फिर हमने इक्वेशंस डिराइव की, उसमें एक और स्टेप आएगा इन दोनों के बीच में, फाइनल जो इक्वेशंस है उन तक पहुंचने में, वो चौथा स्टेप मैं आपको इससे अगली स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, उसको बोलेंगे साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड मतलब क्या हुआ कि साइंस से तो रिलेटेड है, साइंस से जुड़ी हुई चीज है, और एक मेथड, मेथड मतलब तरीका, है ना, साइंस को करने का तरीका। अब देखो, मैंने 3 टर्म्स बताए थे, आप मेरे को रिवाइज एक बार रिमाइंड कराओ, कोई भी बच्चा बताओ। पहला टर्म, पहला स्टेप क्या था? लॉजिक। दूसरा Reasoning. रीजनिंग, है ना? तीसरा अब अभी हम वही याद रखेंगे, हैंड रेज वाला ही, क्योंकि मिक्स हो रहा है सबका। एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है बेटा। अब देखो, एप्पल वाले एग्जांपल में पहले एप्पल को गिरते हुए देखा गया, फिर उसके बारे में सोचा गया, फिर उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किए, और उसके बाद ये स्टेप आया, इसको हम बोलते हैं क्या? मैथमेटिकल मॉडलिंग। जब एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं उसके बाद ये मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, और इस मैथमेटिकल मॉडलिंग का फाइनल रिजल्ट होता है कोई इक्वेशन, यानी ये मैथमेटिक्स की फॉर्म में हमने लिख दिया ना इसको, मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में किस चीज को लिख दिया? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, कि कोई चीज गिर रही है, उसके अंदर क्या रूल्स फॉलो होंगे, वो इस इक्वेशन में आ गए, है ना? देखिए देखिए, लग रही है इक्वेशन ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कहाँ पे, कहाँ कहाँ, Yes, कौन sir. से चैप्टर में देखी थी आप लोगों ने? फर्स्ट First में sir. सर फर्स्ट ये में? तो Sir, f ये इज इक्वल टू kinetic यू अलग टी आप प्लस बताओ। नॉट एटी स्क्वायर है। हाँ हाँ, देखो बेटा, आप हाथ रेज करेंगे, मैं नाम बोलूंगा, नहीं तो और लोग, जो और स्टूडेंट्स को भी दिक्कत रहेगी समझने। हाँ, ग्रेविटेशन वाले में तनीषा राव बिल्कुल सही है, कि ग्रेविटेशन में ये गैलीलियो सेकंड इक्वेशन है ना, एस, हमने वहां पे देखी थी। काइनेटिक्स भी, काइनेमेटिक्स भी किसी ने बोला, तो वो भी ठीक ही आंसर है बेटा। अखिल सूर्यवंशी इज प्रेजेंटिंग, आप कोई और प्रेजेंट मत करो यार, मुझे ही पढ़ा लेने दो। मेरा डिस्प्ले दिख रहा है सबको अभी?
नो सर। नो सर। नहीं दिख रहा ना, कोई नहीं, मैं दोबारा से करता हूँ बेटा। हाँ, तो ये काइनेमेटिक्स में किसी स्टूडेंट ने बोला था, तो ये देखो ऐसे था वहां पे, S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। और इसी इक्वेशंस को हम Yes, जब sir. हम ग्रेविटेशन में लेके गए तो हमने हाइट लिख दिया, हाइट इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, तो जो एक्सेलरेशन था वो जी हो गया। तो ये इक्वेशंस आपने ऑलरेडी देखी हुई है, लेकिन इन इक्वेशंस से आने का तरीका, इन इक्वेशंस तक पहुंचने का तरीका जो था, वो पहला लॉजिक था, फिर रीजनिंग था, फिर थर्ड वन इज एक्सपेरिमेंटेशन, और उसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग। एक्सपेरिमेंट जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप हो पाता है, उसका रिजल्ट होता है एक इक्वेशन। तो अभी आपको आइडिया लग गया कि जो भी हम इक्वेशंस यूज करेंगे उनका बैकग्राउंड क्या था। तो यही हमारा है ओरिजिन ऑफ साइंस, है ना। विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसी होती है। आया समझ बेटा? यस सर। ठीक है। अभी एसी का बेटा आप एक काम करो, आप मेरे लिए ये डेफिनेशन पढ़ दो एक बार, ये प्रोसेस वाली। Yes, sir. A process with the help of which scientists try to investigate, verify, or construct an accurate and reliable version of any neutral phenomenon. ठीक है, चलो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। अ प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच साइंटिस्ट कौन, जो साइंस को पढ़ने वाले लोग हैं, ट्राई टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट मतलब पता लगाना, वेरीफाई एंड कंस्ट्रक्ट एंड एक्यूरेट एंड रिलायबल। एक्यूरेट एंड रिलायबल से मतलब क्या हुआ बेटा, कि एक्यूरेट हो और रिलायबल हो, कि हर बार उसमें जब भी कोई वो सिचुएशन आए, लाइक ग्रेविटेशन की हम बात करें, तो उसमें कुछ ऐसी तरीका हमारे पास ऐसा टूल हो जो एक्यूरेट भी हो, रिलायबल भी हो। यानी कि ये इक्वेशन, इसमें जब हम वैल्यूज डालेंगे तो हर बार सेम रिजल्ट देगी कि नहीं देगी, देगी ना। तो ये एक्यूरेट हुई, है ना। और हम इस इक्वेशंस को कहीं भी यूज कर सकते हैं, कितनी बार भी यूज कर सकते हैं, सही चलेगी, सही काम करेगी, तो ये रिलायबल भी हुई। तो ये हमारा एक एक्यूरेट और रिलायबल टूल हो गया। यस सर। ठीक है, तो ये दोनों चीज मिलके आई, एक्यूरेट एंड रिलायबल टूल। ये किसने बनाई, साइंटिस्ट ने। किस चीज के लिए बनाई, नेचुरल फिनोमिना, जो हमारे आसपास नेचर में फिनोमिना एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल फिनोमिना, उनके लिए बनाई वो इक्वेशन है। इसको बोलेंगे साइंटिफिक मेथड। ये पूरा जो तरीका था लॉजिक से रीजनिंग पर जाने का, रीजनिंग से एक्सपेरिमेंटेशन पे, एक्सपेरिमेंटेशन से मैथमेटिकल मॉडलिंग पे, ये पूरा मिलके बना साइंटिफिक मेथड। आया समझ बेटा? यस तो अब हमें पता चला कि Yes, sir. साइंस कैसे डेवलप हुआ। ठीक, इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एग्जाम में कुछ आए या ना आए, हो सकता है कुछ भी ना आए, लेकिन आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब इसके बाद बिल्कुल साइंस स्टार्ट होगी। अब देखो व्हाट इज फिजिक्स। अब फिजिक्स की बात कर लेते हैं। अभी आप मेरे लिए फर्स्ट डेफिनेशन कौन पढ़ेगा, सक्षम बेटा आप पढ़ो, सक्षम दिमान से जो ज्वाइन किया है। ओके, रवनीत आप पढ़ दो बेटा। ये डेफिनेशन पढ़ दो पहले वाली। Physics is a study of the physical world and the physical laws of nature. हाँ, तो देखो अभी सबको बताता हूँ कि फिजिक्स जो है, यहाँ पे देखो फिजिकल लिख रहा है, यहाँ भी फिजिकल है और यहाँ भी फिजिकल है। फिजिक्स क्या है, स्टडी है इसकी फिजिकल वर्ल्ड की। अगर हम ये जान ले कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है, तो हमें पता चल गया कि जो चीज, जिस चीज को हम फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं, उसकी स्टडी को ही हम फिजिक्स बोलेंगे, है ना। एंड द फिजिकल लॉज, अब इस फिजिकल वर्ल्ड में कुछ लॉज एग्जिस्ट करेंगे, उनको हम फिजिकल लॉज बोल देंगे। तो अब मेरे को बस ये जानना है कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है ना। ये आप बता दो, कोई भी स्टूडेंट, बड़ा इजी है बेटा, बताओ। आकाश आप बता दो। अंकिता डोगरा आप बता दो बेटा। सर मैं बताऊं? हाँ, कौन बोल रहा है बेटा, ऋतु कौन बोल रहा था अभी? सर मैं
हाँ, जो भी बोल रहा था बेटा, मेरे को आपका नाम नहीं पता चल रहा, बताओ आप बताओ, फिजिकल वर्ल्ड क्या सर हुआ? भौतिक दुनिया। भौतिक दुनिया, हाँ वो तो ठीक है, फिजिकल का मतलब भौतिक और वर्ल्ड का मतलब दुनिया, ठीक है, आपने हिंदी कर दिया उसका। लाइक फिजिकल वर्ल्ड हम किस चीज को बोलेंगे कि ये फिजिकल वर्ल्ड है? Sir, our surroundings. हाँ, All of सराउंडिंग्स the हमारा फिजिकल surrounding. वर्ल्ड, All ऑल of ऑफ the द सराउंडिंग, ग्रेट 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 ग्रेट, ये टर्म सही है कि ऑल ऑफ द सराउंडिंग। देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, अगर हमारी फाइव सेंसेस है ना हमारे पास, जो भी हमारी फाइव सेंसेस फील कर पाए उसी को हम फिजिकल वर्ल्ड बोल देंगे। यानी कि पांच सेंसेस है, अगर हम किसी चीज को सूंघ पाए, सुन पाए, nature. देख पाए, महसूस कर पाए, या फिर पांचवी कौन सी बच गई? देख पाए, सूंघ पाए, सुन Taste. पाए, बोल पाए, टेस्ट कर पाए, सॉरी, Taste. हाँ। तो हाँ, तो ये पांच सेंसेस जो हमारी हैं, अगर इनसे पता चल रहा है किसी भी चीज के होने या ना होने का, इसका मतलब वो फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो तो मतलब ये हुआ कि एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कुछ भी, जितना भी हम जानते हैं, वो सब फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट हुआ, Yes. है ना? तो देखो अभी फिजिक्स क्या हुई, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग, ये बोल सकते हैं ना कि जो भी हम जान रहे हैं, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ ऑल अवर सराउंडिंग्स, जो आपने बोला, सराउंडिंग्स है, ऑल ऑल ऑफ द सराउंडिंग्स। तो फिजिक्स जो भी हमारी सराउंडिंग्स में जितनी भी चीजें हैं, अगर उनकी स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारी फिजिक्स हो गई। फिजिक्स का पता चल गया अब हमें व्हाट इज फिजिक्स। उसमें से कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था, ये लीफ है, ये नीचे गिर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर, तो ये हो गया एक एक एग्जांपल हमारा फिजिक्स, लॉ ऑफ फिजिक्स का। दूसरा हो गया कि एक एरोप्लेन उड़ रहा था, कुछ उस पर ड्रैग फोर्स लग रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग आपको पढ़ाएंगे। या फिर कोई रिएक्शन हो रही थी सन के अंदर, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है सन के अंदर, तो ये भी हमारा लाइक पार्ट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड हो गया, तो इसकी भी स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो वो भी फिजिक्स हो गई। तो अब पता चल गया कि फिजिक्स क्या है ना, चला बेटा पता, Yes. Yes, Yes, sir. sir. है ना? ठीक है, अब हम जानेंगे कि स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का विस्तार कितना है, कि फिजिक्स किस किस चीज पर एप्लीकेबल हो सकती है। देखो अभी आपने इसका आंसर ऑलरेडी बता दिया है हमें कि ऑल ऑफ आवर सराउंडिंग्स ना। अब ऑल ऑफ आवर सराउंडिंग्स के ऊपर अगर कोई चीज एप्लीकेबल हो सकती है तो वो है हमारी फिजिक्स। तो यानी इसका स्कोप क्या है, स्कोप अनलिमिटेड हुआ कि लिमिटेड हुआ Unlimited. बेटा? Unlimited. अनलिमिटेड, Unlimited. अनलिमिटेड हुआ, बिल्कुल, कि इसकी कोई लिमिट नहीं है ना, स्कोप की लिमिट नहीं है। बेटा आज थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम लोग लेट ज्वाइन कर रहे थे ना, तो अगर किसी को लग रहा है तो हम लोग स्लो डाउन कर सकते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है ना? वैसे तो ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स है, इनको थोड़ा थोड़ा हल्के मूड से भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता चला कि स्कोप कितना है, अनलिमिटेड स्कोप है फिजिक्स का, क्योंकि सराउंडिंग्स अनलिमिटेड है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स, उसके लॉज अनलिमिटेड है, तो हमारे फिजिक्स का जो स्कोप है वो अनलिमिटेड स्कोप हो गया, यानी कि वेरी वाइड स्कोप बोल सकते हैं, या फिर अनलिमिटेड स्कोप बोल सकते हैं, है ना? ठीक है, और भी सुपरलेटिव टर्म्स यहाँ यूज की जा सकती है, ये है। चलो अब ये एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लो ये H2O ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक, ये वाली। तो अब ये ड्रॉपलेट जो है, ये स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे ड्रॉपलेट से बनी होगी, और भी छोटे ड्रॉपलेट्स जुड़ के एक बड़ी ड्रॉप बनाते हैं ना। तो यहाँ से अगर Yes. मैं एक ड्रॉप को उठाऊं और थोड़ा सा उसको ध्यान से देखूं, तो क्या होगा कि वो ड्रॉप जो है और छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होगी, ठीक। और वो पार्टिकल, Yes, जो sir. सबसे छोटा पार्टिकल होगा H2O का, वो क्या होगा ये बताओ? पानी का जो सबसे छोटा कण होगा, सबसे छोटा उसका जिससे वो बना होगा वाटर, वो क्या होगा आप बताओ? Nuclear. न्यूक्लियस Particle. नहीं, न्यूक्लियस एटम, हाँ एटम बोल देंगे। देखो न्यूक्लियस बिल्कुल सही यूज था, है ना? न्यूक्लियस Sir, किसी ने बोला था, molecule. एटम, एटम बोला था। अब देखो एटम वालों को थोड़ा सा दिक्कत में आएंगे एटम वाले अब, क्योंकि मोलिक्यूल इज द राइट आंसर ना। क्योंकि मोलिक्यूल या तो हम न्यूक्लियस बोले, या फिर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम लें, या फिर अगर एटम और मोलिक्यूल में चॉइस कर रहे हैं तो हम मोलिक्यूल यूज करेंगे कि मोलिक्यूल, क्योंकि H2O इज अ मोलिक्यूल ना बेटा। तो
ठीक है, Yes, बट ये sir. सभी आंसर से सही है। मैं जहाँ आपको ले जाना चाह रहा था, आप वहाँ पहुंचे हो तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि हम लोग सब एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं ना। देखो, यस सर। अगर हम एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं तो उस स्टडी को हम एक टर्म देंगे, नाम उसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक, है ना। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो गया, अगर बिल्कुल छोटे लेवल पे जाकर बात कर रहे हैं। और एक टर्म और होती है माइक्रोस्कोपिक, अगर इसके अलावा कुछ भी है तो मैक्रोस्कोपिक होगा, है ना। आया समझ, है Yes, Yes, sir. yes, sir. यस सर। ना बेटा। देखो, इसमें टेंशन नहीं लेना, बस ये दो टर्म है, मैं आपको बताना चाहता था, इनका कहीं यूज नहीं आएगा। अगर आया तो हल्का बहुत एक क्वेश्चन आ सकता है, और उसमें आपको याद आ ही जाएगा कि अगर माइक्रोस्कोप लगा के किया, ठीक, माइक्रोस्कोप लगा के चेक किया, तो यानी हमें क्या दिखेगा, ये दिख जाएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर लगाएंगे तो, छोटा वाला नहीं, छोटे में तो नहीं दिखेंगे, उसमें तो सेल से दिखते हैं खाली। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाया तो हमें ये दिख जाएंगे, है ना। तो मतलब माइक्रोस्कोप लगाया तो छोटे पार्टिकल, मतलब माइक्रोस्कोपिक तरीका। अगर बिना माइक्रोस्कोप किया तो बड़े पार्टिकल, यानी मैक्रोस्कोपिक तरीका। ठीक, चलो, अब बातें हो रही है स्कोप की ही। ये भी स्कोप ही था, ये भी स्कोप है। स्कोप की बात हो रही है, तो अब देखो हमारे चैप्टर्स के नाम यहाँ पे आपको दिखेंगे कि अगर हम मैक्रोस्कोपिक यानी बिना एटम और न्यूक्लियस की बात किए, बिना एटम न्यूक्लियस या छोटे पार्टिकल्स की बात किए, अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसकी, फिजिक्स की, तो वहां पे क्या क्या चीजें आ सकती है हमारे सिलेबस में। मैकेनिक्स आएगी, न्यूटोनियन Yes, मैकेनिक्स, न्यूटन yes, वाली sir. आएगी ना, आएगी ना बेटा। ये Yes, सब yes, बोलो यार, Yes, yes, जिसको sir. sir. समझ नहीं यस आ, सर। देखो Yes, sir. अभी एक अभी अभी एक एक्टिविटी कराऊंगा मैं, सब लोग हाथ नीचे कर लो, बस वो लोग हाथ ऊपर रखो कि सर आप क्या ये बकवास कर रहे हो, या फिर सर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, वो वाले लोग हाथ ऊपर रखो बस। जिसको कुछ समझ नहीं आया, जिसको डाउट है वो हाथ ऊपर कर लो, अभी डाउट पूछ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बता भी देना चाहिए ना आपको कि फास्ट तो हम आए हैं, इतना इंपॉर्टेंट तो कुछ था नहीं, बट फिर भी किसी को डाउट है तो हम बता देंगे। किसी को डाउट नहीं है, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था कुछ, बिल्कुल हल्का हल्का चल रहा है, तो डाउट होना भी नहीं चाहिए। ग्रेट। देखो, मैक्रोस्कोपिक यानी कि हम बिना न्यूक्लियस, एटम या मॉलिक्यूल या उस सब एटॉमिक पार्टिकल की बातें किए हुए अगर हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स को, तो वो हमारी हो गई मैक्रोस्कोपिक। उसमें आ गया मैकेनिक्स, एक रिजिड बॉडी की अगर बात करें, है ना। ये हो गया रॉकेट प्रोपल्सन अगर बात कर रहे हैं, या फिर जो मैकेनिक्स है काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं वो भी, या फिर प्लेनेटरी मोशन, ये सन है प्लेनेट उसके आसपास घूम, या फिर वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स, है ना। तो अगर इस तरीके की चीजों को स्टडी कर रहे हैं तो यानी ये सब हमारी किसका पार्ट हुई, मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक। Macroscopic. मैक्रोस्कोपिक, ग्रेट। और थर्मोडाइनमिक्स की बात कर रहे हैं तो हीट है, जैसे ये इंजन है या फिर Heat, रेफ्रिजरेटर है। temperatures. हाँ, Micro. तो ये किसकी माइक्रो हुई, माइक्रो हुई कि मैक्रो हुई। Macro. Macro. Macro, macro. मैक्रो। Macro. Macro. मैक्रो, मैक्रो कर दूं या माइक्रो। सर मैक्रो। Macro. मैक्रो, मैक्रो ही होगी बेटा, क्योंकि हम यहाँ एटम की बात नहीं कर रहे ना, हम हीट की बात कर रहे हैं। हीट की या कोल्डनेस की, टेम्परेचर की बात करेंगे, प्रेशर की करेंगे, एक अकेले एटम की बात नहीं कर रहे, है ना, या उसके सब एटॉमिक पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, हम उनके मिले हुए बिहेवियर की बात कर रहे हैं, मिले जुले बिहेवियर की, तो वो चीजें मैक्रो ही होंगी। अब और एग्जांपल भी आएंगे हमारे चैप्टर्स में, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये स्पीकर है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा। इंडक्शन की बात कर रहे हैं, या फिर ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में भी ये हम बात नहीं कर रहे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, ठीक है, हम वेव नेचर की तो बात करेंगे, बट उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम, न्यूक्लियस, उन सब का कोई जिक्र नहीं आएगा। तो ये सब हमारा मैक्रोस्कोपिक स्टडी है, जो कि स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर मैक्रोस्कोपिक स्कोप है। ठीक, ठीक है बेटा, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर लूंगा क्लास खत्म होने से पहले, तो आप लोग पार्टिसिपेट भी कर पाओगे। अब देखो, अब बोलोगे सर सब तो माइक्रोस्कोपिक हो गया, माइक्रोस्कोपिक में क्या आएगा। अब बताओ कोई मेरे को कि क्या है, हैंड रेज कर लो, मैं नाम बताऊंगा, आप बताना। ठीक है, दिव्या बताओ बेटा। मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, हाँ मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ये तो न्यूक्लियस है।
ये एटम बोल दो या मॉलिक्यूल बोल दो, ठीक है। ओके, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, यानी ये रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन, एटम बॉम्ब दिखाया गया है, मान लो एक्सप्लोजन हो रहा है ना, धुआं उठ रहा है। तो तो देखो, अब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये स्टडी हमारी क्वांटम फिजिक्स के अंदर आएगी, क्वांटम फिजिक्स। जब हम पढ़ेंगे ना ये चैप्टर, सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन सिस्टम्स पढ़ेंगे 12th में, तब हमें पता चलेगा कि क्वांटम फिजिक्स की वजह से, यानी कि सब एटॉमिक प्रोसेसेस की वजह से हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल है। हमारा जो हम फोन यूज कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, उसकी जो स्टडी है वो सब एटॉमिक लेवल के ऊपर अगर हम स्टडी करते हैं, तभी ये सब टेक्नोलॉजी पॉसिबल हो पाएगी आज के डेट में। जब हम ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये पार्ट क्या है क्वांटम फिजिक्स का। जब हम न्यूक्लियस की या सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें तो क्वांटम फिजिक्स आ गई। और ये हमारा क्या हुआ, कौन सा स्कोप हुआ बेटा, माइक्रो माइक्रोस्कोपिक, है ना, कि छोटे लेवल की चीजों की, यानी कि सूक्ष्म कणों की, सूक्ष्म तो बात कर रहे हैं, तो माइक्रो मतलब छोटा, तो माइक्रोस्कोपिक स्कोप हो गया। ओके, यस सर। ये किसी ने हाथ ऊपर कर रखा है, हाँ किसी को डाउट है क्या, जिन्होंने हाथ ऊपर किया, अखिल, ज्योति का, पूछ लीजिए बेटा। ठीक है, चलो। कुछ कुछ स्टूडेंट, अच्छा मैं बता देता हूँ, कुछ किसी किसी का भी इंटरनेट का इशू रहेगा, कुछ कुछ स्टूडेंट बीच में ड्रॉप कर जाते हैं फिर आ रहे हैं। और कुछ एक दो स्टूडेंट ने मेरे को नोट्स के लिए बोला है। नोट्स बेटा आपको जो ये पीपीटी है ये मिल जाएगी, पीडीएफ के फॉर्म में ग्रुप में मिल जाएगी। और अगर कोई क्लास नहीं कर पा रहा है इफेक्टिवली, तो ये क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर दी जाएगी, यूट्यूब पे अपलोड होंगी, तो उसके लिंक्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे। तो अगर आपके बीच में ये भी और आगे वाली आने वाली किसी भी क्लास में कुछ मिस होता है, तो आप ऑलवेज, यू कैन ऑलवेज रेफर टू द यूट्यूब लिंक। ओके, तो वहां से भी Yes. आप जाके पढ़ सकते हैं, है ना। ठीक है, अब आया ये हम स्कोप की बात कर रहे थे, तो हम एक जनरल फिगर्स ले लेते हैं, जैसे कि लेंथ का क्या स्कोप स्केल रहेगा, टाइम का क्या रहेगा, मास का क्या रहेगा। तो हम ये जान रहे हैं कि फिजिक्स का इतना बड़ा विस्तार है, या फिजिक्स का स्कोप इतना अनलिमिटेड है, इतना वाइड है, इतना ग्रेट है, कि हम लोग इतने 10⁻⁻14 इतने छोटे पार्टिकल से लेके 10⁻26 इतने बड़े गैलेक्सीज, यूनिवर्स की बातें कर सकते हैं, किसकी मदद से, फिजिक्स की मदद से। इसमें इन सब की स्टडी कर सकते हैं, इतना वाइड स्कोप है हमारा। अगर टाइम की बात करें तो 10⁻⁻22, ये समझ रहे हो कितना कम टाइम होगा, एक सेकंड का भी 1/10⁻22 इतना पार्ट, इतने छोटे टाइम से लेके 10⁻18, शायद इतना अभी तक टाइम हुआ ही नहीं है सिंस द स्टार्टिंग ऑफ बिग बैंग। इतना टाइम अभी तक हुआ ही नहीं है, इतना बड़ा टाइम जब से दुनिया स्टार्ट हुई है उससे भी ज्यादा वैल्यू है ये टाइम की। तो इतनी बड़ी बातें हम फिजिक्स की मदद से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, और उनका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। इसलिए हम जान रहे हैं कि स्कोप कितना है, तभी हम फिजिक्स को पढ़ेंगे ना। और मास, ये 10⁻⁻30 इतना कम मास सब एटॉमिक पार्टिकल्स का होता है, वहां से लेके 10⁻55 इतना टोटल मास ही होगा पूरे यूनिवर्स का। तो उतने छोटे से छोटे पार्टिकल से लेके बड़े से बड़े यूनिवर्स तक की अगर हम बात कर सकते हैं, वो है हमारी साइंस, क्या है, फिजिक्स। तो इतना बड़ा विस्तार है, इतना बड़ा स्कोप है फिजिक्स का, तो वाई शुड वी स्टडी फिजिक्स। अब अगली बात ये आएगी कि हम फिजिक्स पढ़े क्यों, क्योंकि इसका स्कोप अनलिमिटेड है। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, स्क्रीन पे क्वेश्चन आया होगा, तो आप इसका आंसर देंगे। जिस जिसको आंसर आता है वो हैंड रेज कर लो, मैं रैंडमली पिक कर लूंगा। गलत भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत आंसर भी चलेगा। उठाओ बेटा, हाथ उठाओ, जिसने अभी तक कोई आंसर नहीं किया मैं उसका नाम लूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबको इंक्लूड कर लेंगे इसी में। अब आरुषि बेटा आप बताओ क्या है इसका आंसर। So quantum physics. ठीक है, आपको लगता है कि इसका आंसर क्वांटम फिजिक्स है, ग्रेट। ओके, कुछ लोग चैट बॉक्स में भी डाल रहे हैं, चैट बॉक्स में ना डालो बेटा, अभी अभी सबसे पूछेंगे। ठीक है, अभी किसी को ये लगता है कि आंसर गलत है, नहीं लगता, चलो। और जिस जिसको लगता है, नीलम कुमारी आपको लगता है क्या ये डी आंसर है, या कोई और आंसर देना चाहोगे आप। नीलम कुमारी जय, दिव्या बेटा आपको लगता है क्या, ज्योतिका,
सक्षम आपको लगता है? ठीक है, चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी स्टूडेंट आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे कोई। मेरी आवाज आ रही है ना वैसे आपके पास बेटा? Yes, sir. Yes, sir. डी, ठीक है। तो मतलब आप सब इसी से एग्री करते हो कि ऑप्शन डी है, ठीक है। तो हम बारी बारी एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं कि कौन सा सही है, और सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन था हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स। पहले तो क्वेश्चन में समझा देता हूँ कि एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिनोमिना, यानी कि हमारे एटॉमिक लेवल पे या फिर सब एटॉमिक लेवल पे जो वो हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, उसके बारे में कौन सी ब्रांच बात करती है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स किसके बारे में डील करेगी? मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज के बारे में। तो रिजिड बॉडीज तो लार्ज स्केल पे होती है, यानी कि मैक्रोस्कोपिक होती है ना? Yes, sir. मैक्रोस्कोपिक। Yes, sir. तो ये तो नहीं करेंगे ना एटॉमिक लेवल के बाद में। एटॉमिक तो वो करेगा जो माइक्रो पे बात करेगा ना, छोटे स्केल पे। और वैसे तो सीधा आंसर दिख ही रहेगा एटॉमिक का क्वांटम है, बट हम एक जनरल अप्रोच देख रहे हैं कि अगर थोड़ा अलग क्वेश्चन आए तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स किसके बारे में बात करेगा? मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, सिंपल है। अप्लाइड मैकेनिक्स किसके बारे में बात करेगा? फोर्सेज एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। तो बचा क्या हमारे पास? क्वांटम मैकेनिक्स। और ये हमने देख ही लिया था कि क्वांटम मैकेनिक्स सब एटॉमिक और एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करेगा, जो कि माइक्रोस्कोपिक है, नहीं? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग सभी लोग सही है, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर आ गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चंस भी आएंगे, बट हम लोग एक प्रोटोकॉल सेट कर देंगे ताकि आप लोग इंटरेक्ट कर पाओ और आंसर दे पाओ, और हम लोग सोल्व कर पाए, ठीक है। चलो जी, आंसर दिख गया होगा अभी कुछ लोगों को। अब ये बताओ, न्यूटोनियन मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन। अंशिका बेटा आप बताओ। Sir, atomic phenomenon. ठीक है, एटॉमिक फिनोमिना न्यूटन मैकेनिक्स नहीं बता पाएगा, ठीक है। चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इजी है वैसे तो क्वेश्चन। फॉल ऑफ बॉडी अंडर ऑन अर्थ, ये किससे गवर्न होगा? कोई बताएगा मेरे को, कौन सा लॉ लगेगा इस पे? कोई भी बता दो अनम्यूट करके, अभी टाइम कम है हमारे Law of पास। gravitation. Law of gravitation. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बिल्कुल सही है। आप सबके सब अच्छे हैं, TAT11, हाँ ठीक है। फॉल ऑफ बॉडीज ऑन अर्थ, ठीक है बेटा। मेरे ना स्पेलिंग थोड़ी, इंग्लिश मेरी कमजोर है, मैं फेल होता था इंग्लिश में, तो इधर उधर स्पेलिंग हो तो जज मत करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों की भी गलती होगी वैसे तो, बहुत लोगों की। हाँ, अब मूवमेंट ऑफ प्लैनेट, ये इसके बारे में बताइए, कौन सा लो लगता है? रैंडमली बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Orbital law. बट नहीं, कोई और बताए। हाँ थोड़ा सा है वैसा ही। ऑर्बिट्स में तो बात करते हैं, ऑर्बिटल लो बेटा, वैसे केमिस्ट्री की बात हो गई। ऑर्बिटल्स तो केमिस्ट्री में होती है, इसमें ऑर्बिट्स होती है। Planetary motion. रैंडमली प्लेनेटरी मोशन, किन की साइंटिस्ट का नाम बताएंगे, किसी को याद है तो? केपलर, सर केपलर। केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन आया याद, Yes, sir. Yes, sir. है ना? केपलर्स लॉ, है ना, ऑफ प्लेनेटरी मोशन, बिल्कुल ठीक है ये। और फ्लाइट ऑफ रॉकेट, इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये बताओ। ग्रेट, Linear लॉ ऑफ momentum. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो बेटा, ऐसे ही हम क्वेश्चन करते जाएंगे ना, हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे तो आपका देखिए रिवीजन हो रहा है। कुछ कुछ स्टूडेंट को ये टर्म भूले पड़े हो, ग्रेविटेशन सबको याद रहता है, केपलर किसी को याद नहीं था, फिर लीनियर मोमेंटम आप में से कुछ लोगों ने बताया। तो ऐसे ऐसे हम डिस्कस करते जाएंगे तो आप लोगों का बैक, जैसे आपका कुछ लोगों का सिलेबस भी पूरा हो गया, मोस्टली का हो रखा है, तो आपका ना एक सॉर्ट ऑफ रिविजन भी होता चलेगा। और एटॉमिक फिनोमिना तो इसका आंसर है ही। तो ये हम इस एटॉमिक फिनोमिना के बारे में कौन बात करता है, पिछले स्लाइड में पढ़ा था, बताओ बताओ बताओ। Sir, quantum mechanism. Quantum mechanics. क्वांटम मैकेनिक्स। तो अभी हमें आंसर भी पता चल गया, ये हमारा सही आंसर है, एटॉमिक फिनोमेना, ठीक है। अब वाई फिजिक्स, हम फिजिक्स क्यों पढ़े ये बताओ। हम पढ़ चुके हैं, पीछे पीछे स्लाइड पे बता चुका मैं कि फिजिक्स क्यों पढ़े। बिकॉज ऑफ Study its nature, natural phenomena. नेचर की स्टडी,
क्योंकि सर इसका Study. स्कोप एंडलेस है, बहुत वाइड है इसका स्कोप। अनलिमिटेड स्कोप है। और बताते जाइए, जो पढ़ा है वो भी, उसके अलावा भी आप बोलेंगे वो सही आंसर होगा, बताइए, क्योंकि इतना बड़ा स्कोप है तो गलत के चांसेस कम ही है। बोलिए बेटा, बोलिए, खोल के बोलिए। Know about natural You are phenomena. curious. हाँ, एक और आंसर था नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल स्टडी लिख दिया बेटा मैंने ऊपर इधर ही, तो इसी को नेचुरल फिनोमिना मान लेंगे। एक और आंसर दिया था बेटा, दोबारा बताइए किसने दिया था? Because you are curious about how the world works. बिकॉज यू आर क्यूरियस अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, राइट। क्यूरियस है ना, क्यूरियोसिटी, हमारी क्यूरियोसिटी के लिए क्यूरियस अबाउट Yes, sir. वर्ल्ड। हाँ बेटा बताइए, कौन बता रहा था? रितु बता रही थी, कौन बता रहा था? सर ये टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये और बताइए। तो हमें पता चलता है कि हमारे आसपास की चीजें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। हाँ, सराउंडिंग्स की स्टडी मान लेंगे ना, स्टडी ऑफ सराउंडिंग्स। और बताइए, और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है तो बताइए प्लीज। आप सभी लोग सही बता रहे हैं, एवरीथिंग इज राइट सो फार। और बताइए बेटा, अगर किसी का वॉइस काम नहीं कर रहा, आप चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं अपने आंसर्स। Physics helps एनवायरमेंट, us एनवायरमेंट से, हाँ जी, बताइए बेटा तन्वी। helps us to understand how the world around us works. हाँ, वो सराउंडिंग्स में आ गया ना, स्टडी ऑफ सराउंडिंग्स में। Yes, sir. हाँ, और कुछ भी था इंक्लूड करना चाहते तो बताइए। Understanding our modern technological society. And the ओके, smallest अंडरस्टैंडिंग अवर मॉडर्न subatomic टेक्नोलॉजिकल particles. सोसाइटी, बिल्कुल सही है। एक बार फिर से रिपीट कीजिए बेटा, मैं हाथ रेज करवा के कराऊंगा, बट अभी हमारे पास टाइम कम है, अभी इसको कवर करना चाहते हैं। एक बार फिर से बता दीजिए, जिसने भी लास्ट आंसर दिया And था। sir, and the वॉइस ब्रेक हो रहा है। smallest एंड द स्मॉलर, and the smallest subatomic particles. हाँ ठीक है, वो ठीक है, वो तो हम पढ़ेंगे ही, बट हम मोटा मोटा देख रहे हैं बेटा अभी। जिसे किसी ने बताया सराउंडिंग्स, किसी ने बताया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। एक एक बहुत अच्छा आंसर था अभी, वो था कि टू अंडरस्टैंड, है ना, टू अंडरस्टैंड Modern technological मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल society. Yes, sir. टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी। Yes, तो sir. तीस ये पूरा ही लिख देता हूँ यार मैं। अभी हम डॉक्टर बने नहीं है ना, मैं तो टीचर ही हूँ और आप बने नहीं हो, तो हम थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करेंगे। टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, देखो अभी हमारे पास एक मॉडर्न सोसाइटी है, तो हम वो भी जानना चाहेंगे ना कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो ये भी एक अच्छा आंसर है। तो आप सभी के आंसर सही है। अब ये देखो, इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे अगले पेज पे हम, कि एक्साइटमेंट क्या है, हम क्यों स्टडी करें। हमारा एक्साइटमेंट है क्यूरियोसिटी, बहुत अच्छा आंसर दिया था, यहाँ पे दिया था कि क्यूरियस अबाउट वर्ल्ड, हम लोग जानने की इच्छा है ना। और फिजिक्स का मतलब भी हमने ये करा था कि फिजिक्स का मतलब होता है टू नो, यानी हमारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए हम फिजिक्स पढ़ेंगे। ग्रेट। एलिगेंस ऑफ फिजिकल लॉज, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड स्कोप है, अनलिमिटेड स्कोप है, वाइड स्कोप है, यानी कि इतने विस्तार है फिजिक्स का कि हम उसको पढ़ेंगे। ये देखो, अनलिमिटेड स्कोप भी आपने बताया था, ये भी सही आंसर है। उसके बाद प्रिडिक्शन, ये एक चीज बच गई, और एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में सब आ जाएगा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, स्टडी ऑफ सराउंडिंग्स है, और अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजिकल, ये हमारे एप्लीकेशन पार्ट है। ये हमारा एप्लीकेशन है सोसाइटी में, उस चीज को समझने के लिए, उसको फर्दर डेवलपमेंट के लिए, या आपने इजी, एक और भी बच्चे ने आंसर दिया था, वो था टू इम्प्रूव अवर लाइफ, है ना, टू इम्प्रूव लाइफ, टू मेक अवर लाइफ इजी, है ना, ये आंसर दिया था। तो हम फिजिक्स को पढ़ेंगे तो नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर पाएंगे, और उससे हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। ये भी हमारा एक एक्साइटमेंट हो सकता है। अब देखो, प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन में हम फिजिक्स का को पढ़ेंगे किस लिए? ताकि हम कुछ चीज प्रिडिक्ट कर पाए। इसको कोई हेल्प करेगा? इससे क्या मतलब हुआ? नताशा बेटा आप बताइए।
नहीं बता रहा, कोई और बता दीजिए जो भी स्टूडेंट। प्रिडिक्शन से हमारा क्या मतलब है? जैसे कि भविष्यवाणी करनी। भविष्यवाणी करना, हाँ। प्रिडिक्शन का हिंदी में मतलब होता है कि हम भविष्यवाणी करेंगे। चलो मैं बताता हूँ, ये पेन है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ये आपने कैसे बताया, बताओ? जैसे किसके आपने बेसिस पे बताया? एप्पल का एग्जांपल दिया था। लॉजिक ना। Yes, sir. अपने लॉजिक से आपने थिंकिंग किया, है ना, रीजनिंग किया, और फिर आपने बता दिया मुझे। यानी कि आपने प्रिडिक्शन किया, कैसे किया? क्योंकि आपने ग्रेविटेशन के बारे में आपको पता है कि नीचे गुरुत्वाकर्षण बल हमारा जी जो है वो नीचे लगा है, ये आपको पता था, तो आपने फिजिक्स के बेसिस पे प्रिडिक्शन कर दिया, नहीं? यस सर। है ना। एक और प्रिडिक्शन मैं कराऊंगा। सपोज करो आपके पास जो फोन है उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? बंद हो तो जाएगा। स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे वो फ्लो नहीं कर पाएंगे, Yes, नहीं कर sir. पाएंगे ना। यस यस तो सर। इसका मतलब वो बंद हो जाएगा। तो ये भी स्टडी हम फिजिक्स में करेंगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, करंट, इलेक्ट्रिसिटी सब में पढ़ेंगे। तो जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं तो हमें रीजन पता चल जाता है कि ऐसी चीजें हमारे आसपास सराउंडिंग में वर्क कर रही है, तो हम उनके बारे में सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं, यानी कि एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, है ना। यस सर। Yes. जैसे आपको ग्रेविटेशन पता है कि ग्रेविटेशन वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो आप ये बता पाओगे। देखो ये पेन है, मेरा फेस देखो, ये पेन है, तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट नीचे जाएगा ना। ये आप ग्रेविटेशन पढ़ के बता। अगर इसको छोड़ने से ऐसा थोड़ी कि पेन ऐसे घूमते हुए भाग जाएगा कहीं, नहीं ना। तो तो ये हम सटीक एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। तो इसलिए हमें फिजिक्स पढ़ना चाहिए। तो ये हमारा हो गया फिजिक्स का स्कोप। अब आगे बात करेंगे। देखो इसमें मेनली वही था, किसी ने बोला था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए, नीड फॉर टेक्नोलॉजी लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। हमें जब टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, हमें हीट हीट थी, हमें इंजन की जरूरत पड़ी, तो हमने फिजिक्स को डेवलप किया। ये और उल्टा भी होता है कि जब फिजिक्स डेवलप होती है तो उससे नई नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट होती है। तब हमें फिजिक्स के बारे में पता चला, तो हमें पता चला कि यार क्वांटम फिजिक्स भी कोई चीज होती है, उसकी स्टडी की गई, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मदद से एटम बॉम्ब्स बनाए गए, Yes, sir. जिससे सारी दुनिया डरती है। फिर एटॉमिक एनर्जी बनाई गई, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जिससे हम बना सकते हैं। अब जब हमें पता पड़ा कि यार ये जो ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का, उससे हम टेक्नोलॉजी को हार्नेस करके हमने प्रोसेसर्स बना दिए, है ना, चिप जिसको बोलते हैं, प्रोसेसिंग चिप या सीपीयू भी बोलते हैं, ये हमने बनाए। और इनकी मदद से हमारे लैपटॉप बन पाए, कंप्यूटर बन पाए, फोन बन पाए, रेडियो बन पाए, ट्रांजिस्टर बन पाए। तो इनकी मदद से देखो आज हम एक दूसरे से बहुत दूर बैठे हैं, हजारों किलोमीटर भी होंगे कुछ स्टूडेंट होंगे जो 100-200 किलोमीटर, तो सबके सभी है ना आप लोग। तो इतनी दूरी में हमारा कम्युनिकेशन, हमारी क्लास पॉसिबल हो पा रही है, किसकी वजह से? किसकी वजह से बेटा? साइंस, टेक्नोलॉजी और फिजिक्स की वजह से। तो इसलिए हम फिजिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। यस सर। है ना। तो अभी देखो टाइम भी हो गया, आप लोग भी सोएंगे, तो हम क्लास को यही एंड कर देते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अब ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद एरर्स पढ़ाएंगे और प्रिसीजन ये पढ़ाएंगे, क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये अगली क्लास में कवर करा देंगे। उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस, ये अगर टाइम मिला तो स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो इसको पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। Okay, sir. Yes, sir. सर प्लीज, तन्वी को अभी भी पढ़ना है, लेकिन बेटा मेरे को सोना है अभी ठीक है, ठीक है, ज्यादा लेट तक उठना भी, जगना भी नहीं चाहिए। दीक्षा कुछ बोल रहे हो बेटा?